हमारी कहानियाँ। आज की हमारी कहानी है कमाई। नथु, गाड़ी रोको। साइकिल पर जाते मास्टर शिव प्रसाद को देखकर सेठ रतनदास ने अपने ड्राइवर को आदेश दिया। गाड़ी साइकिल सवार के पास जाकर रुकी। गाड़ी का काला शीशा नीचे सरका और उसमें से सेठ रतनदास की गोल मटोल खोपड़ी दिखाई दी। कैसे हो मास्टर साहब? अरे आप रतनदास जी, कैसे हैं आप? एकदम फिट। और तुम सुनाओ मास्टर साहब? सब ईश्वर की कृपा है, आप जैसों की दुआएं हैं। नथु जानता है मास्टर साहब को, ये बचपन में हमारे क्लासमेट रहे हैं। भाई और क्या चल रहा है आजकल मास्टर जी? शिव प्रसाद की ओर मुखातिब होकर सेठ बोले। रिटायरमेंट के बाद क्या चलना चाहिए सेठ जी? घर के छोटे मोटे कामों में व्यस्त रखता हूँ खुद को, बस और क्या। और बाल बच्चे क्या कर रहे हैं वो? जी सरिता की शादी तो 15 साल पहले हो गई थी, वो लखनऊ में है। दोनों लड़कों की भी शादियां हो गई हैं, वो भी मेरी ही तरह अध्यापन में नियुक्ति पाए हैं। तुम मास्टर साहब वैसे कुछ कर नहीं पाए जिंदगी में, हैं? और ना ही अपने बच्चों को किसी योग्य बना पाए। ए नथु, जब मास्टर साहब मेरे साथ पढ़ते थे तो कक्षा में एक आदर्श छात्र कहलाते थे। हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देते थे, आदर्शवादी के नाम से मशहूर थे ये। और अब देख जरा इन्हें। और आप सेठ जी? हाँ अरे मैं तो उस समय कक्षा का सबसे उद्दंड छात्र था, रोज अध्यापकों से पिटता था, पढ़ाई में कमजोर जो था। मेरे अध्यापक तो कहते थे कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा, बहुत पछताऊंगा। अब देख रहा है ना नथु, मैं पछता रहा हूँ या ये? देखिए सेठ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। ईश्वर की मुझ पर कृपा है, मुझे अपने जीवन में ईश्वर से कभी कोई शिकायत नहीं रही। ए मास्टर साहब, तुम तो बचपन की तरह अब भी आशावादी हो, हैं? आज भी वही बातें कर रहे हो जो बचपन में करते थे। बाल सफेद हो गए लेकिन सनक अभी नहीं गई। ए नथु, मास्टर साहब की साइकिल इनके घर पर छोड़ाओ। आज हम इन्हें अपने घर और फैमिली से मिलाकर लाते हैं। नहीं सेठ जी, फिर कभी। अरे अब आओ भी मास्टर, आज दोपहर का खाना साथ खाएंगे, ठीक है? फिर गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने जाकर रुकी। नौकर ने आकर गेट खोला और गाड़ी अंदर दाखिल हुई। सेठ उन्हें मेन हॉल में घुमाते हुए ऊपर अपने कमरे में ले गए। थोड़ी देर बाद नौकर चाय की ट्रे लिए खड़ा था। भाई मास्टर साहब, मैं तो फीकी चाय लेता हूँ, आप बताइए कितने चम्मच शक्कर? जी मैं हल्का मीठा लेता हूँ। नौकर ने चाय में शक्कर डालकर चम्मच घुमाया। और मास्टर साहब, स्वास्थ्य कैसा है? जी ईश्वर की कृपा है, बचपन से सुबह उठकर पूजा करने की आदत है, उसके बाद थोड़ा टहलने जाता हूँ। भोजन हमेशा शाकाहारी ही करता हूँ। भाई स्वास्थ्य के मामले में तो आप हमसे जीत गए मास्टर साहब। हमारा तो स्वास्थ्य साथ ही नहीं देता, कुछ ढंग का खा पी तक नहीं सकते। दिन में 4 बार दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। डायबिटीज जो हो गई है, एक बार दिल का दौरा भी पड़ गया है, और छोटी मोटी बीमारियां तो घेरे ही रहती हैं। दोनों बात कर ही रहे थे कि नीचे से चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। हद हो गई है माँ, अब तो समझ ले, वरना देख बेटे चिल्ला मत। मैं तेरे पिताजी से कहूँगी तो वो फैसला करेंगे। अरे वो क्या फैसला लेंगे माँ? उन्हीं की नाइंसाफियों का ये नतीजा है कि कमाई के 3 फिलिंग स्टेशन उन्होंने राहुल को दिए हैं, और ये घाटे में चल रही दोनों फैक्ट्रियां उन्होंने मुझे दी हैं। मैं तो जैसे कुछ लगता नहीं ना उनका।
अगर राहुल ने वो बाईपास वाला फिलिंग स्टेशन नहीं छोड़ा तो सुन लो माँ, अंजाम बहुत खतरनाक होगा। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। बड़े भाई के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? हाँ, देखिए भाभी, मैं भी इसी बाप की औलाद हूँ। तीनों फिलिंग स्टेशंस की कमाई वो अकेला 10 साल से खा रहा है। आज तक कोई हिसाब दिया है उसने? तो आपको भी तो उसी वैल्यू की 2 फैक्ट्रीज दी हैं, नहीं दी क्या डैडी ने? 5 साल से ही तो ये फैक्ट्री हमें मिली है, मगर राहुल भैया के पास फिलिंग स्टेशंस पिछले 10 सालों से हैं। उनकी आमदनी भी तो फैक्ट्रियों से दोगुनी है, और वो भी बिना टेंशन के। छोटे भाई की पत्नी बोली, तो देवर जी 5 साल पहले दुनिया में आ जाते ना, फिलिंग स्टेशन आप ही ले लेते। देखो भाभी, मेरे मुंह मत लगो, मैं बहुत सहन कर चुका। अरे क्यों चिल्ला रहा है? ओह, इन भाइयों के झगड़े में तो मैं परेशान हो गई हूँ। तुम दोनों छोड़ो, मैं खुद ही हर चीज का बंटवारा कराऊंगी, समझ गए? लड़ने की जरूरत नहीं है इस घर में। नहीं माँ, अब बंटवारा नहीं, 10 साल का पूरा हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा। और जब तक मैं जिंदा हूँ कौन हिसाब किताब लेगा? मास्टर को ऊपर छोड़ नीचे लड़ाई में शामिल होते हुए सेठ रतनदास चीखते हुए बोले, डैडी, मैं भी तो बराबरी का हिस्सेदार हूँ, फिर मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों की जा रही है, वो भी पिछले 10 सालों से? क्या क्या कह रहा है तू? डैडी, फुल एंड फाइनल, मुझे बाईपास वाला फिलिंग स्टेशन चाहिए। तूने खरीदा है क्या, है जो इतना बोल रहा है? तो डैडी, राहुल भैया ने भी नहीं खरीदा है। अच्छा, ये बात है। तो फिर देख, मैं किसी को कुछ भी नहीं दूंगा, न राहुल को न तुझे। सब कुछ बेचकर मंदिर बनवाऊंगा मैं। डैडी, बेईमानी की कमाई से मंदिर नहीं बना करते। क्या क्या कहा तूने? अपने बाप को सबक सिखा रहा है? देख रही हो राहुल की माँ कैसे अपने बाप को आंखें दिखाता है? डैडी, आज मैंने सच कह दिया तो कितना बुरा लग रहा है। जिस आदमी की सारी जिंदगी बेईमानी और धोखे में गुजरी हो, वो क्या इंसाफ करेंगे बच्चों से? हाँ, इसी दिन के लिए पाला था मैंने। कहते हुए सेठ ने अपना माथा पीटा और चकराकर सोफे पर गिर गए। मास्टर शिव प्रसाद तेजी से नीचे उतरे। उन्होंने सेठ को दिलासा दिया और वहाँ से विदा ली। रात के 2 बजे थे। सेठ रतनदास बेचैनी से इधर उधर चिंता में टहल रहे थे। वो लाए तो थे मास्टर शिव प्रसाद को अपनी फैमिली से मिलवाने, लेकिन यहाँ उन्हें देखने को कुछ और ही मिला। वो मास्टर क्या सोच रहा होगा मेरी फैमिली के बारे में? सारी इज्जत खराब हो गई। खोखले और बनावटी लोग अपनी दिखावटी छवि को कायम रखने के लिए क्या क्या नहीं करते। भले ही वो भीतर भीतर सैकड़ों नासूरों का सामना कर रहे हों, लेकिन अपनी दिखावटी छवि की सबसे ज्यादा फिक्र रहती है। इस समय सेठ ये नहीं सोच रहे थे कि अपने इस पारिवारिक कलह को कैसे खत्म कर पाएंगे, बल्कि ये सोचने में वक्त गवा रहे थे कि मास्टर के सामने अपनी बात कैसे बनाई जाए। अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने मास्टर जी को ये बताने की सोची कि ये सारा झगड़ा दोनों बहुओं के घर वालों ने साजिश के तहत कराया था। अच्छी सी कहानी गढ़कर मास्टर को सुनाई जाए और साथ ही साथ उनकी पारिवारिक स्थिति को दयनीय बताकर मन में संतोष भी कर लिया जाए। अपनी गाड़ी को छोड़ तंग गलियों से गुजरते हुए सेठ रतनदास आखिरकार मास्टर शिव प्रसाद के घर पहुँचे। गर्मी कुछ ज्यादा थी, दूसरे उन्हें पैदल चलने की आदत नहीं थी। वो पसीने से तर-बतर हो गए थे। सर के खिचड़ी बाल तक पसीने में भीगकर बेतरतीब लग रहे थे। 42 से 45 साल के किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही सेठ पहचान गए कि वो मास्टर साहब के पुत्र ही होंगे। काफी हद तक शक्ल मास्टर साहब से मिलती थी। बेटे, मास्टर शिव प्रसाद जी हैं घर में? जी, आप कहाँ से? मैं मास्टर साहब का दोस्त हूँ भाई, स्कूल का दोस्त। अच्छा, आइए आइए, अंदर आइए। अरे रवि, ज्योति, सुषमा,
थोड़ी देर बाद मास्टर शिव प्रसाद अपने घर पहुँचे तो देखा सामने उनके बचपन के दोस्त सेठ रतन दास बैठे हुए हैं। मास्टर साहब की पुत्रवधू उन्हें पंखा झल रही थी। दोनों पुत्र उनके पास बैठे थे कि तभी सेठ रतन दास बच्चों की तरह रोने लगे। अरे क्या हुआ रतन दास, तुम रोने क्यों लगे? मास्टर मैं कितना बदनसीब इंसान हूँ। तुम्हारी इस दौलत के सामने तो मैं कंगाल हूँ। करोड़ों की दौलत कमाने के बावजूद मैं कितना गरीब हूँ इस दुनिया में मास्टर। वाकई आज तुमने जो कमाई की है वो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाया। पिछले 2 घंटों से तुम्हारा परिवार मेरी सेवा शुश्रूषा में लगा है। तुम्हारे इन बच्चों ने मुझे इतना सम्मान दिया कि आज तक वो सम्मान मैंने अपने बच्चों से नहीं पाया। कितनी पूजा करते हैं ये तुम्हारी। ये तो मुझसे परिचित भी नहीं थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मगर सिर्फ इतना जानकर कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, इन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा। तुम्हारी पुत्र वधू तो कब से मुझे पंखा झल रही है। और मेरे बच्चे मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करते हैं। इतने बड़े घर में अनाथों की तरह हूँ मैं। आज तक मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही नहीं दिए, जो कि जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती है। उल्टे सीधे ढंग से पैसा कमाता गया और उसी में जीवन का सुख ढूंढता रहा। और देख आज वही पैसा मेरे लिए कितना बड़ा नासूर बन चुका है। मैंने जो कुछ कमाया मास्टर वो तुमने खुद अपनी आंखों से मेरे घर पर देखा। आज मुझे मालूम हुआ कि असली कमाई क्या होती है, जो जिंदगी में इंसान को महान और बड़ा बनाती है। पैसों से कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता है तो अच्छे संस्कारों से। हाँ, वाकई मास्टर, आज तुम मालामाल हो और मैं कंगाल। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।